हेलो बेटो, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का एक और टॉपिक है जिसका नाम है बेटा टॉपिक में गड़बड़ी, इसको चेंज कर देते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, यहाँ पे है बेटा कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर, ठीक है। तो हमने बेटा पढ़ रहे हैं कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, यानी कि एक ऐसा एसी सर्किट जिसके अंदर केवल कैपेसिटर लगा हो, तो उस सर्किट पे क्या असर होगा बेटा उसके लगे होने का, उसी को हम आज इस टॉपिक में देखने की कोशिश करेंगे। और साथ में रिलेशंस भी देखेंगे कि करंट में और ईएमएफ में क्या रिलेशनशिप यहाँ पे बेटा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा हम लोग डेरिवेशन से अगर शुरू करें तो सबसे पहले हमने जैसे बेटा रजिस्टर वाले केस में डेरिवेशन से स्टार्टिंग करी थी, वैसे इसमें भी हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कैपेसिटर के बारे में बता दूं बेटा। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है चार्ज को स्टोर करना, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले कैपेसिटर्स के सेक्शन में उसको देख चुके हैं। तो बेटा वैसे तो मैंने इसको वीडियो क्रिएट नहीं किया अभी तक, करेंगे बेटा। ठीक है, एसी की बात करेंगे, चलिए। तो बेटा कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है चार्ज को स्टोर करना, बस चार्ज को स्टोर करता है, इसीलिए इसका नाम कैपेसिटर पड़ा है। ठीक है, कैपेसिटर यानी क्षमता, कैपेसिटी कैपेसिटी कैपेसिटर वही क्षमता वाली। ठीक है, तो वो स्टोर करता है, क्या करता है बेटा? चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है C = Q/V। ठीक है, और इससे हम पता चलता है कि चार्ज अपॉन पोटेंशियल का ही रेशियो को हम लोग कहते हैं चार्ज। ठीक है, तो ये है बेटा आपका कैपेसिटर, और सबसे मेनली यही काम है चार्ज को स्टोर करना। बाकी इसके बारे में बहुत डिटेल जानना है तो हम लोग वो चैप्टर जब किया जाएगा तो बिल्कुल एकदम डिटेल में बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, अब जब आगे बढ़ते हम लोग और हाँ, मेन चीज़ कैपेसिटर को बेटा असाइंड जो होता है वो तो है फैराड। ठीक है, फैराड, फैराड नहीं फैराड, FARAD, इज्जत देना है बेटा। ठीक है, बेइज्जत नहीं करना है उसको, फैराड नाम है। ओके, चलिए अब बात करते हैं बेटा, जैसे कि हमारे पास एक जो डेरिवेशन स्टार्टिंग है कैपेसिटर वाले की, वो है E = E0 sin ωt। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है E = E0 sin ωt। जैसा कि मैंने पहले बोल रहा हूँ कि एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर या एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर या एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, इन तीनों केस में हमको I0 और E0 के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करो, E0 की वैल्यू तो पहले से ही है भाई, एसी सोर्स है तो उसमें E0 वैल्यू होगी, E = E0 sin ωt। ठीक है, E = E0 sin ωt, इक्वेशन नंबर 1 हमने रेड कर लिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है जब हम इसको कैपेसिटर में लगाया तो यहाँ से कैपेसिटर में से करंट क्या करेगा बेटा? पास करने की कोशिश करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स, यानी इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जितना भी पोटेंशियल इसके ऊपर लगाया गया उसके बराबर होगा। भाई नॉर्मल सी बात है, बराबर ही होगा। तो V = हो जाता है बेटा E, और E की वैल्यू अभी देख सकते हो E0 sin ωt। अब जैसे पता है पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्लेट V है बेटा, तो V का फॉर्मूला होता है फ्रॉम क्या कहते हैं बेटा? कैपेसिटर फॉर्मूला V = Q/C। ठीक है, तो Q = फॉर्मूला निकल के आता बेटा, इसी को जब हम रीलोकेट करते हैं तो Q = CV। ठीक है, और V की वैल्यू हमने क्या नोट करी? E0 sin ωt, हमने वहां पे रिप्लेस कर दी C E0 sin ωt। ठीक है, नेक्स्ट है जब हम किसी इंस्टेंटेनियस में करंट निकालने की कोशिश करते हैं, यानी इंस्टेंट अगर हमको करंट निकालना है किसी पॉइंट पे, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा ये हो जाता है आपका I = dQ/dt। यानी कि जब हम इंस्टेंटेनियस चेक करेंगे तो उस कम समय में हमारे पास चार्ज भी कम होंगे, जब कम समय में चार्ज भी कम होंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी? कम ही होगी। तो ये वाला प्रक्रिया लगाएंगे बेटा, तो यहाँ पे d/dt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, यानी वैल्यू हमको छोटी करनी है d/dt, और हमने यहाँ से बेटा Q की वैल्यू उठा के यहाँ पे चेप दी C ε0 sin ωt। अब आपको पता है बेटा C और ε0 दोनों कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, होगा किसका? केवल sin ωt का हो जाता है cos ωt, और cos ωt को ωt अभी भी एक्स्ट्रा है बेटा, तो ωt का एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा, जो आप देख सकते हो ओमेगा C ε0 cos ωt रिप्रेजेंट हो गया है। फर्दर जब बेटा I = I0, हम लिख सकते हैं इसको I = I0 cos ωt, यानी इस पूरे को बेटा हमने एक कांस्टेंट लेट कर इसका नाम क्या दे दिया? I0, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि I0 का सीन क्या है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा I0 cos ωt, आप देख सकते हो I0 cos ωt।
अब सीन क्या है कि जैसा कि बेटा ये किस फेज में है, साइन में, और ये किस में है, कॉस में, भाई दोनों डिफरेंस हो जाएगा। हमको दोनों को एक ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी लानी पड़ेगी, तभी तो हमको पता चल पाएगा कि हाँ इसकी स्थिति क्या है। वरना एक का ग्राफ हम साइन बनाएंगे और दूसरे का कॉस बनाएंगे तो बहुत समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। तो उसको देखते हुए हमने क्या करा बेटा, कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया। और हमारे पास फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, जब हम 90 में प्लस माइनस π/2 करते हैं तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। जब आपको दिमाग में ये बात होगी तो वहां से बेटा कॉस ओमेगा टी को दे सकते हैं हम लोग साइन ओमेगा टी प्लस π/2 या π/2 प्लस ओमेगा टी। लेकिन हमने अपने सुविधा अनुसार इसको नोट कर लिया है, क्योंकि साइन ओमेगा टी तो कॉमन है, बस π/2 का डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है। जब हमने देखा बेटा I और E के बीच में डिफरेंस, तो हमको जो फेज में डिफरेंस आया वो आया प्लस π/2 का, यानी π/2 यानी कि 90 डिग्री का बेटा डिफरेंस इनके बीच में आ रहा है। इसका मतलब दोनों का जो फेज है वो एक जगह से ओरिजिन नहीं हो रहा है, यानी ओरिजिन दोनों का अलग अलग है। क्या है, E0 की ओरिजिन तो है अपनी जगह पे ही, ठीक है बेटा, लेकिन I0 की ओरिजिन अपनी जगह पे नहीं है, या I की ओरिजिन अपनी जगह पे नहीं है। I क्या है बेटा, +1 पे है, यानी कि बेटा क्या है, +1 पे है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस कितना है, π/2 का है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। तो जब हम इसकी ओर निकालने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि आई और ई के बीच में फेज का डिफरेंस है कितना है, तो लगभग 90 डिग्री का डिफरेंस है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। फिर फर्दर जब हमने बेटा इस ग्राफ को बिल्कुल नॉर्मलाइज तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी फेजर डायग्राम से, तो आप देख सकते हो बेटा ये आपके सामने आ गया, ये है E0 और ये है I0, और दोनों के बीच में बेटा देख सकते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट बेटा साइन पॉजिटिव होता है, गौर करना, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे बेटा साइन हो जाएगा आपका पॉजिटिव, टेंशन नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया बेटा I0, ठीक है। अब ये चीजें बेटा तो हो गई कि एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर का कंडीशन आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जो हमने नोट करके रखा है बेटा, ठीक है, इसको देखा जाए। इसको बेटा देने से पहले मैं एक और चीज़ पे गौर करूँगा, थोड़ा सा इसे हमको हटाना पड़ेगा इसके सामने से। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम उस पर चर्चा करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी है। तो इसको जब हम लोग थोड़ा सा बेटा यहाँ से हटाते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमको कि जैसे मान चलो बेटा जब हमने किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा, और जब हम किसी कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर दे रहे हैं, हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो भाई डीसी सोर्स में तो करंट पास करेगा नहीं, कंडीशन है उसका, ठीक है। डीसी में जैसे मान चलो बेटा ये कैपेसिटर है, यहाँ पे ऐसे ये कैपेसिटर है, ये ठीक है, ये कैपेसिटर है, तो डीसी जाता है बेटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो जाके हो जाएगा टकरा जाएगा, इससे टकरा जाएगा, यानी कि ये कैपेसिटर को पार नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि डीसी करंट है जो है बेटा वो कैपेसिटर से पार नहीं हो सकती, ठीक है। क्या नहीं हो सकती, डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट कैपेसिटर से पास नहीं कर सकती, पर एसी करंट कैपेसिटर से पास करती है। ये चीज़ बेटा देखना कैसे, क्योंकि जो एसी होता है वो बेटा कूदते फांदते आता है, ठीक है, कूदते फांदते आता है और ये कूद के निकल जाता है बेटा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं हम कि जो एसी सोर्स है बेटा, जो एसी अल्टरनेटिंग करंट है वो कैपेसिटर से पास हो सकता है, पर डायरेक्ट करंट कैपेसिटर से पास नहीं होगा। ये बात क्लियर हो बेटा। तो ये आप दिमाग में नोट कर सो तो, या फिर आपको जेई मेंस में भी ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता है कि क्या एसी करंट किससे पास कर सकता है। तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, कि 4 ऑप्शन इसमें आपको दे देगा बेटा कैपेसिटर, और आपको कैपेसिटर पर टिक मार देना रहेगा, ठीक है। या फिर आपको डीसी करंट दे देगा बेटा कि किस सर्किट के अंदर डीसी करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो भाई कैपेसिटर के डिवाइस के अंदर डीसी करंट फ्लो नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, तो आप इस पर गौर करना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट है हम लोग बात करेंगे अगर तो एक इसमें जैसे कि जब हम लोग बेटा रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या है, अब क्या समझते हैं रेजिस्टेंस का मतलब। तो रेजिस्टेंस का मतलब बेटा अवरोधक होता है, ठीक बेटा। क्या मतलब, किसी को रोकने वाला, मतलब रेजिस्टेंस में रजिस्ट करना, किसी को रोकना। भाई रोकना किसको है, तो करंट को रोकना है। वैसे ही जब कैपेसिटर लगता है तो कैपेसिटर भी एक तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट करता है बेटा, एक तरह का अपोज करता है करंट को आने से। अब
वो किस तरीके से अपोज करता है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, वो नाम हम यहाँ पे जानते हैं बेटा, जिसका नाम है हमारा आपका बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम है बेटा इसका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाम है। ठीक है, गौर करना, क्या नाम है बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जिसको हम दिखाते हैं बेटा XC से। क्या दिखाते हैं? XC से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। ठीक है, अब देखो गौर करो, अभी हमने जब ये दोनों इक्वेशन कंपेयर कर रहे थे तो वहां से आई नॉट की वैल्यू हमने बेटा निकाल के बाहर निकाले, देख सकते हो आप, आई नॉट इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट। और फिर आई नॉट की वैल्यू बेटा हमने ई नॉट और 1 अपॉन ओमेगा सी कर दिया, यानी ओमेगा सी को 1 अपॉन कर दिया। चाहे तो हम नॉर्मलाइज करेंगे तो फिर हमको ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा, लेकिन हमें आवश्यकता ही है उसको रेसिप्रोकल करने का, इसलिए हमने जानबूझ के उसको करा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक और इक्वेशन है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बेटा दोनों को जब कंपेयर करोगे तो उनका एलएचएस साइड क्या है? बराबर है, तो आरएचएस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उस केस में ई नॉट से ई नॉट कट जाएगा और आर की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर हो जाएगी, जिससे हमें ये पता चला कि जो 1 अपॉन ओमेगा सी है वो भी रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करता है किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, बस उसकी एफिशिएंसी अलग अलग है बेटा। ठीक है, तो हमें आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी मिला, और 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू आर को ही हम कहते हैं एक्सी, जो कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जैसा कि रेजिस्टेंस का भी बेटा एसआई यूनिट ओम होता है, वैसे ही इन रिएक्टेंस का भी एसआई यूनिट क्या होता है? ओम ही कंसीडर करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं। इसका भी काम अपोज करना है, बस नाम अलग है, तरीका अलग है, काम अलग है। ठीक है, पर करना अंत में अपोज ही है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, यानी कि ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ लिख सकते हैं बेटा। इससे पहले शुरुआत में हमने एसी की शुरुआत में ये बात बताई थी कि ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं, तो हमने ओमेगा एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी लिख दिया। और एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन बनता है बेटा, वो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। और हमेशा याद रखना, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बनती है तब वहां पे एक ग्राफ भी फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। गौर करना बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ जो आप यहाँ पे बेटा देख सकते हो। ठीक है, तो ये है एक्स सी और एफ के बीच में एक ग्राफ जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर का हाइपरबोला, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आप बोल सकते हो बिना कोई झंझट के। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया बात बेटा क्लियरिटी टोटल के से 7। ओके, अभी और कोई प्रॉब्लम बेटा आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो अगर कोई प्रॉब्लम बेटा तो हमें कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट में मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाता है समाप्त। यहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट अगले एपिसोड्स में, जिसका नाम है बेटा एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। तो देख चलते हैं बेटा, जय।